हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। जो लोग इस समय पे टीजीटी कला की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास, जो कि डॉक्टर रीता प्रताप जी के द्वारा लिखी गई है और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा ये पुस्तक है। और इस पुस्तक में जो भी टीजीटी पीजीटी कर रहे हैं, खासकर टीजीटी आर्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वाली पुस्तक। मैंने सोचा क्यों ना जब मैं इससे पढ़ रही हूँ तो कुछ वीडियो आप लोगों के लिए बना दूँ। देखिए, ये इसमें सबसे पहले जब आप पढ़ेंगे तो इसमें विषय प्रवेश सारा, मतलब ये जो विषय सूची दे रखी है, इतना सारा इसमें सिलेबस है ये हमारा। एक्चुअली जब हमें सिलेबस प्रॉपर पता चल जाता है तो हमारी तैयारी करने में ज़्यादा अच्छे से मन लगता है। अगर देखा जाए तो मैं ये राजस्थानी चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला, आधुनिक चित्रकला, मूर्ति चित्रकला और ये जितनी भी मौर्यकालीन गुफाएं और यक्ष प्रतिमा, ये जो सब कुछ इसमें दे रखा है, ये मैं सब कुछ पढ़ चुकी हूँ बहुत अच्छे से। और गाइस, मैं कोशिश करती हूँ कि और अच्छे से तैयारी कर लूँ, जिससे कि मेरा ये एग्ज़ाम निकल जाए और मुझे बहुत खुशी होगी। टीजीटी आर्ट से टीचर बनना वाकई में बहुत सरल है अगर देखा जाए, लेकिन कंपटीशन इस समय पे बहुत ज़्यादा हो गया है। इस बार 125 में से ये 125 नंबर का पेपर आएगा और 125 में से आपको 120 नंबर हर हालत में लाने हैं, तभी आप इस परीक्षा में अपने लिए एक सीट हासिल कर सकते हैं, तभी आप एक टीचर बन सकते हैं। और इसमें विषय प्रवेश देखिए, कलाकार। तो कलाकार जो लोग तैयारी कर रहे हैं अब तक पता ही चल चुका होगा। आइए अब हम यहाँ से देखते हैं। हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में इसको इस समय डेप्थ में पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल सिर पर है। 1 महीने के अंदर एग्ज़ाम हो जाएगा। तो सबसे पहले आइए आज हम पढ़ लेते हैं कला का अर्थ। कला का अर्थ क्या है, कला कहाँ से आई है? तो ये ऋग्वेद में सबसे पहले कला शब्द प्रयोग किया गया था और भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भी इसका सबसे पहले उपयोग किया था इस शब्द का। उन्होंने बताया कि जिसमें कोई शिल्प नहीं, कोई विधा नहीं, जो कला नहीं हो, ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं है। और देखा जाए तो हर चीज़ में कला है। और ये किताब वाकई में अच्छी है। इसमें आप देखिए, कलाकार सभी ने अपने अपने हिसाब से दे रखा है। इसमें बहुत ढंग से अगर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा पहले से तो ठीक है। कला भाषा का जो आर्ट शब्द है वो कहाँ से लगे है? फ्रेंच से। फ्रेंच में से आर्ट कहा जाता है और लैटिन में से आर्टम कहा जाता है। कला के प्रकार। अब कला के कितने प्रकार हैं? कला के मोटे तौर पे 2 ही प्रकार हैं, जिसमें आपकी मोटे तौर पर जिस वस्तु, रूप अथवा तत्व का निर्माण किया जाता है उसी के नाम पर कला कहलाते हैं। जैसे कि वास्तुकला या स्थापत्य कला, मूर्तिकला, चित्रकला, मृदभांड कला। और कभी कभी जिस पदार्थ से कलाकृतियों का निर्माण किया था उस पदार्थ के नाम पर कला का जैसे कि प्रस्तर कला, जो पत्थर से बनाई जाती चीज़ें, प्रस्तर कला, धातु कला, दंत कला, हाथी के दांत से बनी चीज़ें, मृत्तिका कला, मिट्टी से बनी चित्रकला। हमें मेन यहाँ पे मूर्तिकला और चित्रकला के बारे में ज़्यादा पढ़ना है। मूर्तिकला तो आप लोगों को पता है, इसमें चारों से तराश कर कोई मूर्ति बनाई जाती है, आगे पीछे दोनों। कुछ मूर्ति ऐसी होती हैं जो सिर्फ आगे से बनाई जाती हैं, कुछ मूर्ति ऐसी होती हैं जो चारों तरफ से तराश कर बनाई जाती हैं। देखिए, उत्कीर्ण कला, हाई रिलीफ, लो रिलीफ। हाई रिलीफ वो हो गया जिसमें गहराई से तराशा जाता है ताकि आकृतियाँ में अत्यधिक उभारा जीवंत हो सके। लो रिलीफ, इसमें हल्का तराशा जाता है, इसलिए आकृतियों में थोड़ा चपटापन रहता है। कला की अवधारणाएँ। अब जितने भी ये दार्शनिक हैं, इन लोगों ने अपने अपने हिसाब से कला की परिभाषाएँ दी हैं और ये एग्ज़ाम में आती हैं गाइस। प्लेटो के अनुसार देख लीजिए, प्लेटो के अनुसार कला किसको कहा गया? प्रत्येक व्यक्ति सुंदर वस्तु को अपना प्रेमास्पद चुनता है, अतः कला का प्राण सौंदर्य। उन्होंने कला को सत्य की अनुकृति माना। अगर कहीं पर भी सत्य की अनुकृति दिखे तुरंत प्लेटो। अरस्तु कहते हैं कला अनुकरण है। आ से अरस्तु, आ से अनुकरण, इतना याद रख लो। हीगल ने क्या कहा है? भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम। हीगल, भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम। क्रोचे कह रहे हैं कि क्रोचे को इतना याद रखो, क्रोचे यानी कि क्रो जो बाहर रहता है, यानी कि बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति। बस इतना ध्यान रखो, बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति। क्रो से याद रखो, क्रो बाहर होता है। हाँ,
तो बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति। टॉलस्टॉय की दृष्टि में क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि आदि शब्दों के द्वारा भाव की अभिव्यक्ति की जो श्रोता, दर्शक और पाठक के मन में वही भाव जागृत कर देता है वो कला है। इन्होंने कहा है कि क्रिया, रंग, रेखा, ध्वनि जो भाव जो हमारे अंदर जो अभिव्यक्ति हैं जो श्रोता दर्शक मन में भी वही भाव जागृत कर दें तो वो कला है। फ्रायड कह रहे हैं कि कला मानव की दमित वासनाओं का उभार है। फ्रायड ने कहा जो दमित यानी कि दबी हुई भावना है उनका वासनाओं का उभार है। हार्वर्ड रीड कह रहे हैं आह्लादक या रंजक रूप को कला मानते हैं। टैगोर कह रहे हैं मनुष्य कला के माध्यम से अपने गंभीरतम अंतर को अभिव्यक्त करता है। प्रसाद जैसी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, पी.एन. चोएल का याद रख लो। पी.एन. चोएल का कला आदमी को अभिव्यक्ति देती है, क्योंकि कला के माध्यम से ही तो हम अपनी अभिव्यक्तियों को बता पाएंगे। फिर भारतीय कला और संस्कृति का परस्पर क्या संबंध है। अब कलाएं देखिए इसमें दे रखी हैं, दो तरह की हैं, उपयोगी कला, ललित कला। उपयोगी कला मानव समाज के लिए उपयोगी होती है। फिर ललित कला में ही सारी चीज़ें आती हैं, स्थापत्य, मूर्ति, चित्र, संगीत एवं काव्य कला। जो हम पढ़ने जा रहे हैं मूर्ति और चित्रकला वो भी ललित कला के अंदर ही आएगी। अब इसमें हैं तो बहुत चीज़ें गाइस, लेकिन डेप्थ में पढ़ेगा अभी समय नहीं है, तो आप ये जो ऊपर से जो चीज़ें रखी हैं बस आप उन्हीं को पढ़िए। भारतीय कला की विशेषताएं क्या क्या हैं, ये कैसे धार्मिक और आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है। कला को आपने देखा होगी कि बौद्ध धर्म से भी जोड़ रखा है, जैन धर्म से, और फिर गुफाओं में अजंता बाग में बौद्ध धर्म का ज़्यादातर सब कुछ हुआ है, चित्रांकन जो भी हुआ, जितनी भी मूर्ति, जितनी भी भित्ति चित्र हैं। इसी तरह से पद्म पाणी वहाँ पे बनाए गए हैं, विचार मुद्रा गौतम बुद्ध की जो बनाई गई हैं अजंता में। अजंता की सभी गुफाओं में अलग अलग तरह के चित्र हैं, और अब तो काफ़ी चित्र नष्ट हो चुके हैं, लेकिन अजंता के बारे में पढ़ना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आगे पढ़ेंगे। अभी हम थोड़ा ऊपर से ही इसको देख रहे हैं। उसके बाद में आदर्शवादिता, मुद्राएं, रंग, रेखा तथा रंग, अलंकारिता, ये सब कला के ही भाव हैं। जैसे कि कलाकारों के नाम भी हमें याद रखने पड़ेंगे। साहित्य पर क्या क्या चीज़ें आधारित हैं, सामान्य पात्र, कला के अध्ययन शोध। अच्छा, कला का ज्ञान हमको कहाँ से हुआ, तो वो हमारे लिए ऐतिहासिक ग्रंथ, कुछ किताबों से हुआ, राजा महाराजाओं की घटना, उनके राज्यकाल में क्या क्या हुआ। फिर शिलालेख मिले, शिलाओं पर अंकित प्राचीन लेख। जैसे अभी भी हम कहीं किला या वगैरह घूमने जाएं तो हमें वहाँ पे बहुत लेख दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि बादामी, अजंता बाग गुफाओं के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। कला शैलियों के बारे में जानकारी मिलती है। महाराजा अशोक द्वारा बहुत सारे धर्मलेख शिलाओं पर प्राप्त हुए हैं। और उसके अलावा हमारे लिए प्राचीन खंडहर से मोहरें और मुद्राएं जो मिली हैं, मोहरें हमारे लिए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से खूब मिली हुई हैं। प्राचीन खंडहर अजंता, एलोरा, बादामी, सारनाथ। यात्रियों के वृतांत, जो विदेश यात्री आए थे हमारे देश में, जैसे कि मेगास्थनीज, फायान, लामा तारानाथ, ये जो लोग आए थे, इन लोगों ने जो किताबें लिखी गई हैं कुछ, उनमें अपना इतिहास की किताबों में वर्णन दिया कि भारत में कैसे कैसे कला आई और कहाँ से। फिर बादशाहों द्वारा लिखी गई आत्म कथाएँ, जैसे कि वाक़यात बाबरी, तुझके बाबरी, आईने अकबरी, तुझके जहांगीरी, इन सभी में भी लिखा गया है कि किस तरह से इन लोगों ने मतलब कला कहाँ क्या थी, कैसे आई, और किस तरह से वो हमें पता चला कि गुफाओं में क्या था। कि जो पुराने यात्री आए उन्होंने बताया कि दरबारी कला क्या होती है। तो कला का जो इतिहास है वो हमें इन लोगों के थ्रू पता चला। तो गाइस, आज हम लोगों ने देखा कि चित्रकला क्या होती है, मूर्ति कला क्या होती है, और इनके कला कहाँ से हमें पता चली, कला के स्रोत क्या हैं, जैसे कि पुराने खंडहर और मोहरें, प्राचीन खंडहर, बादशाहों द्वारा लिखी गई यात्रियों के प्रति ललित कला, उपयोगी कला। तो ये मोटा सा हम थोड़ा सा इसको याद रखेंगे। सभी जो हमने परिभाषाएं याद की हैं वो हम याद रखेंगे, और हम छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे जिससे कि हमारा एक तरह से रिवीजन होता जाएगा। और कल हम लोग बनाएंगे आदि कला की चित्रकला पर वीडियो।